डॉक्टर अली सलमान साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की बात जो हुई है, बजट खसारा जाहिर सी बात है कम करने के लिए आपको आमदन बढ़ाना पड़ेगी, आमदन के ज़राए बढ़ाना पड़ेंगे। अब टैक्स जो लगाया जा रहा है रिटेल पर, होलसेल पर, रियल एस्टेट और ज़राअत पर, इससे ये इक़दाम कितना ज़रूरी है? ये शोबे कितने मुतासिर हो सकते हैं इससे? जी देखिए, अभी हमने हाल ही में पाइड और प्राइम इंस्टीट्यूट ने टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था और उसके नतीजे में हमने कल ही अपनी सिफारिशात पेश की हैं और वज़ीर ख़ज़ाना साहब से भी शेयर की हैं और उसको पब्लिक में भी डिबेट में लेके जा रहे हैं। हमें अपनी टैक्स पॉलिसी में बड़ी बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है और हमें इस वक्त एड हॉक मेजर्स लेने के बजाय, जिसका कि फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ रेवेन्यू को इंक्रीज़ करना है, हमें अपनी टैक्स पॉलिसी का बुनियादी महवर ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट को बनाना है। जब तक कि हम अपनी बिजनेसेस को और एंटरप्राइजेस को फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, उनको कारोबार करने की आज़ादी नहीं देंगे और इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करेंगे टैक्स की शरह को कम करके, उस वक़्त हम टैक्सों अपने जो रेवेन्यू का सिस्टम है उसमें इस्लाहात नहीं ला सकेंगे। ये ज़रूर होता है कि हर साल हम रेवेन्यू में इजाफ़ा रिकॉर्ड करते हैं जो कि इन्फ्लेशन पर बायस होता है और इस दफ़ा भी हमने उसको देखा कि हम वो तकरीबन उस टारगेट तक नज़दीक पहुंच गए हैं। लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में रेवेन्यू को टारगेट नहीं किया जाता बल्कि इकनॉमिक ग्रोथ को टारगेट किया जाता है। रेवेन्यू उसका एक रिज़ल्ट होता है। सो टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हुकूमत टैक्स इस्लाहात में किस हद तक संजीदा है। ठीक है रज़ी साहब, डॉक्टर अली सलमान साहब ये कह रहे हैं कि किस हद तक हुकूमत संजीदा है टैक्स इस्लाहात के हवाले से, और यहाँ पर IMF की जानिब से ये भी मुतालबा किया गया है कि तमाम सेक्टर्स पर यकसां टैक्स लगाया जाए। इससे कुछ शोबे जो हैं वो शदीद मुतासिर भी हो सकता है। देखिए, जब आप कुछ ऐसी विंडोज़ खुली रखेंगे जहाँ पे आप अपना अनडिक्लेयर्ड पैसा पार्क कर सके, मुख्तलिफ शोबाजात हैं ना, जैसे कमोडिटी का शोबा है, जैसे रियल स्टेट का एक हिस्सा है जिसके अंदर आप अपनी फाइलों वगैरह का जो कारोबार जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जब पार्क होंगे, और ये आप जहन में रखिएगा, आज से 3 साल पहले पाकिस्तान के रियल स्टेट की इनकम को जो है वो बरतानिया के अंदर रियल इनकम मानने से इनकार किया गया था और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि हमने रियल स्टेट के नाम के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की एक मिल खोल रखी है। यहाँ पे लोग आते हैं और बरतानिया से टैक्स चोरी करके यहाँ पे पैसा घुमा के वापस ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको हम लेजिटिमेट इनकम नहीं मानेंगे आइंदा। हैविंग सेड दैट, मैं ये अली भाई से भी और डॉक्टर साहब से भी ये बात जानना चाह रहा हूँ कि देखिए 100% आपने शो कर दिया इंक्रीज इन कपास की पैदावार के अंदर। इसी तरह आपने गंदम की पैदावार के अंदर भी ग्रोथ दिखाई है, मकई की पैदावार में भी ग्रोथ आई है। बिल्कुल। मकई और गंदम जो है वो बराह रास्त पोल्ट्री से वाबस्ता है, इंसानों के साथ साथ उनसे भी वाबस्ता है। पोल्ट्री के रेट्स हमने हिस्टोरिक हाई देखे हैं पिछले 1 साल के दौरान। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2, हमने जब से रिपोर्टिंग शुरू की है तो हम सुना करते थे कि 1 मिलियन बेल्स जो हैं अगर कपास की बढ़े तो आपका 1% GDP ग्रोथ रेट बढ़ता है। अब ये 90s की और 2000 की इकॉनमी जो है वो मैं उसकी कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे कपास की पैदावार डबल हुई है सर, और इसके बावजूद LSM ग्रोथ जो है हमारी, ना ये DGP ना ये GDP में डिपिक्ट हो रही है, ना ये LSM में ग्रोथ हो रही है। ये रॉ मटेरियल जो पैदा हुआ है इससे कोई ना कोई इंडस्ट्री तो चली होगी ना सर। खाम कपास तो एक्सपोर्ट नहीं हुई होगी। तो वो मतलब कि फिगर जो है आपस में मैच नहीं कर रहे मेरी अक्ल के मुताबिक, कि अगर हमारी पैदावार कपास की बढ़ के डबल हुई है, चलिए आप कहें कि जी पहले बहुत ज़्यादा गिर गई थी तो वहाँ से रिकवरी हुई है, इवन देन को थोड़ा सा उसकी डिपिक्शन तो आनी चाहिए थी ना सर, टेक्सटाइल के शोबे के अंदर भी और दूसरों शोबों के अंदर भी। तो ऐसी सूरत के अंदर या तो ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के फिगर दुरुस्त नहीं हो सकते, या फिर एग्रीकल्चर को आपने बूस्टर मारा है खामखा का
تو وہ فگر درست نہیں ہو سکتے. دونوں میں کوئی ایک مس میچ لگ رہا ہے مجھے, پتہ نہیں میں کیوں ایسا سوچ رہا ہوں.